Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at Shri महावीर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। पिछले टॉपिक के अंदर हम डिफरेंशिएशन की बात कर चुके थे और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसे अब हम समझते चलते हैं, जो कि एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है। ये भी न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को समझने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है उसे थोड़ा देखते हुए चलते हैं। यहाँ आपको दो ग्राफ दिए गए, तो जो ग्राफ नंबर 1 है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। ग्राफ नंबर 1 के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिया गया है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर आपको ये पूछा जाए कि इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजी है। क्या करना है आपको, यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और लोअर मोस्ट पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और ये जो एरिया अब आपके पास आ चुका है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम चाहे तो इसे और डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका एक रेक्टेंगुलर बन चुका है, तो लेंथ इंटू विथ एरिया कंप्लीट। ऊपर वाला पार्ट एक ट्रायंगल बन चुका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कंप्लीट। तो इन दोनों को ऐड करके हम इस एरिया का इस ग्राफ का एरिया ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या सेम प्रोसीजर अगर हम यहाँ अप्लाई करें ग्राफ नंबर 2 में और आपसे बोला जाए कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड कर भी देते हैं तो ये पार्ट आपका एक रेक्टेंगुलर है, लेंथ इंटू विड्थ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऊपर वाला पार्ट जो है ये ट्रायंगल नहीं बना है। ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और ये आपके पास कुछ इस तरीके का शेप तैयार होता है और ये शेप एक ट्रायंगल नहीं है। तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का एक मेथड ये है कि आप इस पूरे पार्ट का एरिया एक ही बार में कैलकुलेट करने की जगह इस पूरे पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो अगर हम इस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पूरे एरिया को इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आप हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करें और सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करते हुए चलें, तब जाकर के अप्रॉक्सीमेट आप इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर इसी टाइप की सिचुएशन हमें डेली लाइफ के अंदर मिल जाती है तो ये कैलकुलेशन एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप की और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको एक रूम दे करके या कोई कंटेनर दे करके उस कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल्ड है, उस गैस के ऊपर आपको स्टडी करनी है। तो क्या हम पूरी गैस की एक ही बार में स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम ये मेथड फॉलो करें कि उस गैस का कोई एक एटम लेकर के उसके ऊपर स्टडी कर लें और फिर हम पूरी स्टडी को उस पूरी गैस पर अप्लाई कर दें? तो ये जो मेथड होगा आपके पास कैलकुलेशन का कि आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर हर पार्ट को ऐड करते हुए चलें, तो ये ऐड करने में आपको एक लंबा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वही होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होगा, आपकी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड तो करना है, बट डिवाइड करने के बाद उस छोटे पार्ट पर जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो आप अप्लाई करें और जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग वैसे ऐड करना ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते ही आपको इन सभी पार्ट्स का एडिशन आपको मिल जाएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये अप्रोक्सीमेट डिफरेंशिएशन का ही जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके और उनका सम अप करना, ठीक है। तो यहाँ जब आप इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मूलाज पहले से ही याद रखने होंगे। उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बिना किसी लॉन्ग प्रोसीजर के, बिना किसी लॉन्ग कैलकुलेशन के ईजी स्टेप्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की, तो ये जो फॉर्मूलाज आपको गिवन है ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, और इस साइड में राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूलाज हैं ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। तो आप इन फॉर्मूलाज को याद करके रखें ताकि न्यूमेरिकल में हमेशा डायरेक्ट अप्लाई करके और लॉन्ग कैलकुलेशन से बच सकें। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज होंगे जो अभी न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे, मैं उनको बता देता हूँ, बाकी फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने होंगे। जैसे कि हम x⁴n की बात करते हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो x⁴n का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप इसे लिखेंगे d/dx। ये जो साइन आपने लगाया है d/dx, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है, और इसका मीनिंग है we are looking for a change in the value of x⁴n with respect to change in the value of x। ओके, तो ये जो टर्म आपके पास बनी है ये डिफ्रेंशिएशन की टर्म बन जाती है, और इसका जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। पावर आपको आगे लेनी है और x की पावर n में से आपको 1 माइनस कर देना है। बट अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन का साइन जो है वो कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। ये साइन आपका इंटीग्रेशन का साइन है, सम करने का साइन है। यहाँ पर आप x⁴n का जब इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने देखा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको किसी फिजिकल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना होता है। तो वो वेरिएबल आपके पास मल्टीपल में आता है, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीपल में यूज़ करना होगा। और जब आप इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए आपने x⁴n का इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है x⁴n+1/n+1। ये आंसर कहाँ से आया, इस चीज़ पर आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैथ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर इन रिजल्ट्स का कोई यूज़ नहीं है, सॉरी रिजल्ट्स का ही यूज़ है, प्रोसीजर का कोई यूज़ नहीं है। तो आपको प्रोसीजर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका आंसर याद रखें कि जब x⁴n का हम इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको फाइनल ये आंसर मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से sin x, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो मिलता है आपको cos x, और cos x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मिलेगा आपको sin x, तो वो मिलेगा आपको sin x। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर और भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x है, और यहाँ पर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x है। तो अप्रोक्सीमेट डिफ्रेंशिएशन जो है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन का अपोजिट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हुए देखते हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिया गया है ये, यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखी हुई है कि ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस वैल्यू का जब हमें इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप ये देखें कि फॉर्मूला में लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा x⁴n, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलता है x⁴n+1/n+1। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 5x² ये टर्म हमारे पास है। 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप एज इट इज़ लिखेंगे। जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद x² लिखना है, तो x² का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x⁴2+1/2+1। ओके, पावर 2 थी तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने उसको अप्लाई कर दिया है। प्लस साथ में आपका चल रहा है 3x, तो 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, एज इट इज़ पुट करना है। और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1+1/1+1। ओके टर्म, और लास्ट टर्म है आपकी यहाँ पर -2, तो -2। अब इस -2 का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन जब हम इस 2 का करते हैं तो ये 0 हो जाता है। इस -2 को आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये लिखा हुआ है 2 × x⁴0, क्योंकि या तो आप इसे यूँ समझ लें, यहाँ पर जो आपके पास 2 लिखा हुआ है उसे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये 2 × आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 × 1, और इस 1 को हम चाहें तो x⁴0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या कांस्टेंट की पावर जब 0 लगती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स टू द पावर n। और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x। ओके, तो जब हम इस अकेले कांस्टेंट 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास -2x। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 5x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 3x² डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 2x। तो ये आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है 4 sin x माइनस 2/x का आपको इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं पहले ही लिख देता हूँ, x टू दी पावर n। क्या रिजल्ट होगा इसका, x टू दी पावर n + 1/n+1। एक फॉर्मूला और यूज़ करने वाले हैं sin x का। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो इसका आंसर लिखना है अपन को माइनस का cos x। ये फॉर्मूला आपको 2 यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 एक कांस्टेंट है, इसे एज इट इज़ लिख देना है। sin x का आपके पास हो जाएगा माइनस का cos x। ओके, माइनस 2/x, फिर से 2 आपके पास आया है और वो वेरिएबल के साथ है तो उसे एज इट इज़ पुट कर देना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ लिखा हुआ है 1/x। अब देखो 1/x का अगर इंटीग्रेशन देखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x होगा, log x। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, तो मैं इसे लिख दूंगा 2 log x। ओके, या इसको थोड़ा सही कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 log x। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप 2/x को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम इसे 2 इंटू एक्स टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। फिर हम इस x टू दी पावर -1 में ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ x टू दी पावर -1 के लिए ही वर्क नहीं करता। x की पावर आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, हर केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ x टू दी पावर -1 वाले केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि x टू दी पावर -1 का मतलब है 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास यहाँ पर log x। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इसका फाइनल आंसर आपके पास हो जाना है -4 cos x और -2 log x। ओके, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है dx/4 + 4x + 5। अब यहाँ पर जो भी x की इक्वेशन है वो जो भी इक्वेशन आपके पास दी हुई है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ चुकी है। इस केस में हम किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें, फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ करने वाले हैं, वही x टू दी पावर n वाला। ठीक है, इस टाइप के केस में जब आपको इक्वेशन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी होती है तो आप उसे इन्वर्स लगा करके या तो ऊपर ला सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो आपको 4x + 5 दिया हुआ है इसे आप एज्यूम कर लेंगे t। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन का आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4dx + 0 = dt। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द वैल्यू। ओके, या तो आप यूँ समझ लें कि इस पूरी इक्वेशन का हमने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, तो आप यहाँ पर x की जगह लिखेंगे dx/dt। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा 4 जो कि कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ था, इस वजह से एज इट इज़ पुट किया। x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो वो बन गया dx। dx का मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया है आपने, इसका रिजल्ट फाइनल अभी नहीं हुआ है। और 5 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो चुका है, और t एक वेरिएबल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dt हो चुका है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, इसका भी हम कुछ देर बाद यूज़ करने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या हो गई। तो हमारी इक्वेशन हो चुकी है यहाँ पे dx/t, क्योंकि हमने 4x + 5 को क्या एज्यूम कर लिया है, t। अब यहाँ जो dx है इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होने वाला है तो वो t के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे dx को अपन हटाते हैं और हटाने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4dx = dt, और यहाँ से dx आपके पास हो जाएगा dt/4। ओके, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, dx की वैल्यू है dt/4 और नीचे t ऑलरेडी आपके पास चल ही रहा है। अब ये 4 कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ 1/4 को, और यहाँ पर आ चुका है आपके पास dt/t। अब आप यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसमें x आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ये फॉर्मूला है 1/x, विद रेस्पेक्ट टू x ही इसका इंटीग्रेशन करना था। यहाँ पे सेम टर्म आ रही है और वो है 1/t, और t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर होगा log t। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा 1/4 log t। अब t की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दें और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/t log 4x + 5। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन करना है 6x + 2³ का। अब x⁴n का फॉर्मूला हमें पता है, बट हमें 6x + 2n ऐसा फॉर्मूला नहीं है। फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि इस पूरी इक्वेशन को कुछ देर के लिए x मान लेना है, ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को t मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, 6x + 2 को हमने मान लिया है t। ओके, इस पूरी इक्वेशन का आप कर दें डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, dx + 0 = dt। ये पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। ये वेरिएबल ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ था, इस वजह से एज इट इज़ पुट किया, और ये कांस्टेंट अकेला था तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है dt/6। ओके, इस प्रोसीजर को अभी हम यूज़ करने वाले हैं। जब आपने इस पूरी इक्वेशन को t मान लिया है तो अब ये इंटीग्रेशन में बन चुका है t⁻3, और dx की क्या वैल्यू है, dt/6, तो ये हो गया dt/6। हमने पूरी इक्वेशन की वैल्यू t और dx को dt से रिप्लेस कर दिया। ये याद रखना है आपको कि जो भी वेरिएबल आप यहाँ लेके चल रहे हो उस वेरिएबल का सिर्फ उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, तो दोनों जगह सेम ही वेरिएबल होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से हमने डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पर इस टर्म का। अब ये 1/6 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, और अंदर हो चुका है t⁻3 dt। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है जो हमने यहाँ देखा था, और ये फॉर्मूला आपके पास x⁴n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो t⁴n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, सेम फॉर्मेट आ चुका है। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जब x⁴n का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है x⁴n + 1/n+1। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 1/6 t⁻3 + 1/3+1। ओके, तो इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो 1/6 t⁴/4 अब आप t की वैल्यू यहाँ पर फिर से ये पुट करके फाइनल आंसर गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन को कुछ एज्यूम करके उससे थोड़ा इजी बना सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से।